आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। हमारी यह यात्रा प्राचीन भारत के उस दर्शन से शुरू होगी जहां कला और जिंदगी में कोई फर्क नहीं था। फिर हम उस दौर से गुजरेंगे जहां ब्रिटिश नीतियों ने सब कुछ झकझोर कर रख दिया, और अंत में आज के डिजिटल युग के संघर्ष पर आकर रुकेंगे। सच मानिए, भारत के हैंडीक्राफ्ट्स की कहानी सिर्फ सुंदर सजावटी चीजों के बारे में नहीं है। ये इंसानी जज्बे, अर्थशास्त्र और हमारी सांस्कृतिक पहचान की एक बहुत गहरी दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हम कला और शिल्प के बीच के अंतर से शुरुआत करेंगे, फिर औपनिवेशिक प्रभाव और उसे देखने के अलग अलग ऐतिहासिक नजरियों को समझेंगे। उसके बाद जमीनी हकीकत यानी क्षेत्रीय हस्तशिल्प पर बात करेंगे, आज़ादी के बाद के पुनरुत्थान को देखेंगे और आखिर में बात होगी आज के मॉडर्न युग की चुनौतियों पर। तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट की, कला बनाम शिल्प यानी आर्ट वर्सेस क्राफ्ट। अब देखिए, अगर हम आज के मॉडर्न या पश्चिमी नजरिए से सोचें तो कला और शिल्प दोनों बिल्कुल अलग अलग बॉक्स में आते हैं। पश्चिम में माना जाता है कि कला किसी की व्यक्तिगत भावना है जिसका काम सिर्फ सुंदर दिखना है, जबकि शिल्प एक उपयोगी चीज है जिसे लोग पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन भारत में ऐसा कोई बंटवारा था ही नहीं। हमारे यहाँ उपयोगिता और सुंदरता एक ही चीज में बिना किसी रुकावट के घुले मिले होते थे। सोचिए, एक पुराने मंदिर की मूर्ति सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं होती थी, बल्कि वो वास्तुकला और उपयोगिता का एक शानदार संगम थी। इस बात को मशहूर कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी के ये शब्द बिल्कुल सटीक तरीके से समझाते हैं। उनके और ईबी हेवल जैसे विचारकों के अनुसार भारत में शिल्प कभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट या व्यावसायिक उत्पादन नहीं था। ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधि थी। जब एक बुनकर कोई कपड़ा बुनता था ना, तो वो सिर्फ एक सामान नहीं बना रहा होता था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहा होता था। इसी से जुड़ी एक बहुत ही शानदार अवधारणा है मानव विज्ञानी अर्जुन अप्पादुराई की, जिसे वो कहते हैं वस्तुओं का सामाजिक जीवन। इसे ऐसे समझिए कि एक बनारसी साड़ी या मुरादाबाद का पीतल का बर्तन सिर्फ एक बेजान वस्तु नहीं है जिसके बदले आपने कुछ पैसे दे दिए। उस एक चीज के भीतर उसे बनाने वाले की महीनों की मेहनत, व्यापार का सदियों पुराना इतिहास और पूरे समाज की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा छिपी होती है। चलिए, अब इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश राज में इन शिल्पों का क्या हाल हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद जो हुआ उसे अर्थशास्त्र की भाषा में विऔद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और सच कहूं तो ये प्रक्रिया बेहद क्रूर थी। उनका एक ही मकसद था, भारत से कपास और रेशम जैसा कच्चा माल सस्ते में ले जाना और फिर इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता कपड़ा वापस भारतीय बाजारों में लाकर भर देना, जिसे हम डंपिंग कहते हैं। ऊपर से स्थानीय कारीगरों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि उनकी कमर ही टूट गई। इस एक झटके ने हमारे सदियों से फलते फूलते पारंपरिक उद्योगों को पूरी तरह तबाह कर दिया और लाखों होनहार कारीगरों को मजबूरी में अपना पुश्तैनी काम छोड़कर खेती की तरफ लौटना पड़ा। अब इस पूरी ऐतिहासिक उथल पुथल को लेकर भी अलग अलग नजरिए हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। अकादमिक दुनिया में इस पतन को लेकर काफी गहरी बहस है और हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस यह समझना दिलचस्प है कि विद्वान क्या सोचते हैं। दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने सीधे तौर पर भारत के धन की निकासी की और हमारे उद्योगों को जानबूझकर नष्ट किया। दूसरी तरफ मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसे एक बड़े वैश्विक पूंजीवादी शोषण के रूप में देखता है। लेकिन एक तीसरा, कैम्ब्रिज या रिविजन स्कूल भी है। उनका तर्क है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। कई पारंपरिक शिल्पों ने समय के साथ खुद को ढाला और किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए रखा। खैर, ये तो हुई इतिहास की किताबों और बड़े सिद्धांतों की बात। जरा जमीनी हकीकत पर जूम इन करते हैं। असल में पारंपरिक शिल्पों में एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम या कहे तो एक कड़ी हायरार्की काम करती है। सबसे ऊपर बैठे हैं बड़े निर्यातक और व्यापारी जिनके पास पैसा है। उनके नीचे आते हैं कारखाने के मालिक, फिर आते हैं मिडिलमैन या दलाल, और एकदम नीचे, जी हाँ, सबसे नीचे वो इंसान है जो असल में उस खूबसूरत कलाकृति को अपने हाथों से बनाता है, यानी कारीगर। यहाँ सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि सारा मुनाफा और मलाई ऊपर के लोग खा जाते हैं और मेहनत करने वाला असली कलाकार सबसे नीचे आर्थिक तंगी में ही अपना जीवन गुजार देता है।
इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है मुरादाबाद का मशहूर पीतल उद्योग। 17वीं सदी में मुगलों के समय से शुरू हुई ये कला आज दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। आपको किसी विदेशी शोरूम में चमचमाता पीतल का बर्तन तो दिख जाएगा, लेकिन उस चमक के पीछे एक अंधेरा भी है। उन कारखानों के भीतर पिघली हुई धातु, जहरीले धुएं और भारी हथौड़ों के बीच कारीगर बहुत ही कठिन परिस्थितियों और बेहद कम दिहाड़ी पर काम करते हैं। मतलब उत्पाद जितना शानदार होता है, उसे बनाने वाले का जीवन अक्सर उतना ही संघर्ष भरा होता है। और ध्यान दीजिए, ये कहानी केवल मुरादाबाद की नहीं है, पूरे देश में यही हाल है। लखनऊ की बेहद नाजुक चिकनकारी को ही ले लीजिए। ये काम अक्सर घरों में बैठी महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें इसके बदले ना के बराबर पैसे मिलते हैं। बनारस में जिन जुलाहों ने दुनिया को मशहूर जरी ब्रोकेड दिया, आज वो सस्ती पावरलूम मशीनों से अपनी रोजी रोटी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। और कश्मीर में एक असली पश्मीना शॉल पर बारीक सोजनी कढ़ाई करने में एक कारीगर को महीनों, कभी कभी साल लग जाते हैं। वो शॉल दुनिया भर में लग्जरी का प्रतीक है, लेकिन क्या उस कारीगर को वो लग्जरी नसीब होती है? शायद कभी नहीं। लेकिन रुकिए, तस्वीर पूरी तरह से काली नहीं है। आजादी के बाद हालात बदलने शुरू हुए। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो नई सरकार को समझ आ गया था कि इन मरती हुई कलाओं को बचाना कितना जरूरी है। उन्होंने बहुत तेजी से कदम उठाए। 1948 की औद्योगिक नीति से लेकर 1952 में हस्तशिल्प पोर्ट बनाने तक कुटीर उद्योगों को फिर से खड़ा करने की कोशिश हुई। 1985 में सरकार हथकरघा आरक्षण अधिनियम लेकर आई ताकि बुनकरों को पावरलूम से बचाया जा सके। और 1999 में GI टैग अधिनियम आया, जो एक तरह से बनारसी साड़ी या पश्मीना जैसी चीजों को उनकी जगह की कानूनी पहचान और सुरक्षा देता है। इस पूरे रिवाइवल या पुनरुत्थान का श्रेय सिर्फ सरकारी कानूनों को नहीं जाता। इसके पीछे कुछ बेहद विजनरी लोगों का भी हाथ था, जैसे कमलादेवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने पूरे देश का कोना कोना घूमकर कारीगरों को इकट्ठा किया और उनके लिए नए बाजार बनाए। और पुपुल जयकर, जिन्होंने ये समझा कि अगर पुरानी कला को बचाना है तो उसे आज के मॉडर्न डिजाइन से जोड़ना होगा। इन्हीं कोशिशों का नतीजा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NID जैसी संस्थाओं का बनना। इन लोगों ने गहराई से समझा कि शिल्प कोई पुरानी चीज नहीं, बल्कि भारत की धड़कन है। तो क्या आज सब कुछ ठीक है? चलिए आज के मॉडर्न युग की बात करते हैं, जहां लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज का कारीगर सच में एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ बड़े और डरावने खतरे हैं, जैसे मशीन से बनी सस्ती नकलें, बिचौलियों का लालच और नई पीढ़ी का इस पुश्तैनी काम को छोड़कर नौकरी के लिए शहरों में भाग जाना। लेकिन रुकिए, इसी डिजिटल युग ने नई जीवन रेखाएं भी दी हैं। आज कोई भी कारीगर सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स के जरिए सीधे दुनिया भर के ग्राहकों से जुड़ सकता है। बिचौलियों की छुट्टी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी सरकारी योजनाएं और पूरी दुनिया में हैंडमेड चीजों की बढ़ती डिमांड एक बिल्कुल नई और मजबूत उम्मीद जगाती हैं। और यही सब हमें आज के सबसे बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, आज के इस युग में जहां AI और बड़ी मशीनें चुटकियों में सब कुछ बना रही हैं, क्या वहां उस कला के लिए कोई जगह बचे भी जिसे सीखने में पीढ़ियां लग जाती हैं? वो कला जिसमें इंसान का स्पर्श, उसकी भावनाएं और असीम धैर्य शामिल है। अगली बार जब आप कोई पारंपरिक हैंडमेड चीज खरीदें तो खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या आप सिर्फ एक सामान खरीद रहे हैं या सदियों पुरानी एक जीवित विरासत को सहेजने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस खास एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टाइम ट्रैवल करने वाले हैं। हमारी यह यात्रा प्राचीन भारत के उस दर्शन से शुरू होगी जहां कला और जिंदगी में कोई फर्क नहीं था। फिर हम उस दौर से गुजरेंगे जहां ब्रिटिश नीतियों ने सब कुछ झकझोर कर रख दिया, और अंत में आज के डिजिटल युग के संघर्ष पर आकर रुकेंगे। सच मानिए, भारत के हैंडीक्राफ्ट्स की कहानी सिर्फ सुंदर सजावटी चीजों के बारे में नहीं है। ये इंसानी जज्बे, अर्थशास्त्र और हमारी सांस्कृतिक पहचान की एक बहुत गहरी दास्तान है। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले जरा आज की रूपरेखा पर नजर डाल लेते हैं। हम कला और शिल्प के बीच के अंतर से शुरुआत करेंगे, फिर औपनिवेशिक प्रभाव और उसे देखने के अलग अलग ऐतिहासिक नजरियों को समझेंगे। उसके बाद जमीनी हकीकत यानी क्षेत्रीय हस्तशिल्प पर बात करेंगे। आज़ादी के बाद के पुनरुत्थान को देखेंगे और आखिर में बात होगी आज के मॉडर्न युग की चुनौतियों पर।
तो सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही बुनियादी कॉन्सेप्ट की, कला बनाम शिल्प, यानी आर्ट वर्सेस क्राफ्ट। अब देखिए, अगर हम आज के मॉडर्न या पश्चिमी नजरिए से सोचें तो कला और शिल्प दोनों बिल्कुल अलग अलग बॉक्स में आते हैं। पश्चिम में माना जाता है कि कला किसी की व्यक्तिगत भावना है जिसका काम सिर्फ सुंदर दिखना है, जबकि शिल्प एक उपयोगी चीज है जिसे लोग पीढ़ियों से बनाते आ रहे हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि प्राचीन भारत में ऐसा कोई बंटवारा था ही नहीं। हमारे यहाँ उपयोगिता और सुंदरता एक ही चीज में बिना किसी रुकावट के घुले मिले होते थे। सोचिए, एक पुराने मंदिर की मूर्ति सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक नहीं होती थी, बल्कि वो वास्तुकला और उपयोगिता का एक शानदार संगम थी। इस बात को मशहूर कला इतिहासकार आनंद कुमार स्वामी के ये शब्द बिल्कुल सटीक तरीके से समझाते हैं। उनके और ईबी हेविल जैसे विचारकों के अनुसार भारत में शिल्प कभी भी सिर्फ एक प्रोडक्ट या व्यावसायिक उत्पादन नहीं था। ये एक बहुत ही गहरी आध्यात्मिक और सामाजिक गतिविधि थी। जब एक बुनकर कोई कपड़ा बुनता था ना, तो वो सिर्फ एक सामान नहीं बना रहा होता था, बल्कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा को आगे बढ़ा रहा होता था। इसी से जुड़ी एक बहुत ही शानदार अवधारणा है मानव विज्ञानी अर्जुन अप्पादुराई की, जिसे वो कहते हैं वस्तुओं का सामाजिक जीवन। इसे ऐसे समझिए कि एक बनारसी साड़ी या मुरादाबाद का पीतल का बर्तन सिर्फ एक बेजान वस्तु नहीं है जिसके बदले आपने कुछ पैसे दे दिए। उस एक चीज के भीतर उसे बनाने वाले की महीनों की मेहनत, व्यापार का सदियों पुराना इतिहास और पूरे समाज की सांस्कृतिक प्रतिष्ठा छिपी होती है। चलिए, अब इतिहास में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ब्रिटिश राज में इन शिल्पों का क्या हाल हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद जो हुआ उसे अर्थशास्त्र की भाषा में विऔद्योगीकरण यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। और सच कहूं तो ये प्रक्रिया बेहद क्रूर थी। उनका एक ही मकसद था, भारत से कपास और रेशम जैसा कच्चा माल सस्ते में ले जाना और फिर इंग्लैंड की मशीनों से बना सस्ता कपड़ा वापस भारतीय बाजारों में लाकर भर देना, जिसे हम डंपिंग कहते हैं। ऊपर से स्थानीय कारीगरों पर इतने भारी टैक्स लगा दिए गए कि उनकी कमर ही टूट गई। इस एक झटके ने हमारे सदियों से फलते फूलते पारंपरिक उद्योगों को पूरी तरह तबाह कर दिया और लाखों होनहार कारीगरों को मजबूरी में अपना पुश्तैनी काम छोड़कर खेती की तरफ लौटना पड़ा। अब इस पूरी ऐतिहासिक उथल पुथल को लेकर भी अलग अलग नजरिए हैं। आइए उन पर एक नजर डालते हैं। अकादमिक दुनिया में इस पतन को लेकर काफी गहरी बहस है और हम इसे 3 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, बस यह समझना दिलचस्प है कि विद्वान क्या सोचते हैं। दादा भाई नौरोजी जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों का मानना है कि अंग्रेजों ने सीधे तौर पर भारत के धन की निकासी की और हमारे उद्योगों को जानबूझकर नष्ट किया। दूसरी तरफ मार्क्सवादी दृष्टिकोण इसे एक बड़े वैश्विक पूंजीवादी शोषण के रूप में देखता है। लेकिन एक तीसरा, कैम्ब्रिज या रिविजन स्कूल भी है। उनका तर्क है कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ था। कई पारंपरिक शिल्पों ने समय के साथ खुद को ढाला और किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए रखा। खैर, ये तो हुई इतिहास की किताबों और बड़े सिद्धांतों की बात। जरा जमीनी हकीकत पर जूम इन करते हैं। असल में पारंपरिक शिल्पों में एक बहुत ही सख्त पदानुक्रम या कहें तो एक कड़ी हायरार्की काम करती है। सबसे ऊपर बैठे हैं बड़े निर्यातक और व्यापारी जिनके पास पैसा है। उनके नीचे आते हैं कारखाने के मालिक, फिर आते हैं मिडिलमैन या दलाल, और एकदम नीचे, जी हाँ, सबसे नीचे वो इंसान है जो असल में उस खूबसूरत कलाकृति को अपने हाथों से बनाता है, यानी कारीगर। यहाँ सबसे कड़वी सच्चाई यही है कि सारा मुनाफा और मलाई ऊपर के लोग खा जाते हैं और मेहनत करने वाला असली कलाकार सबसे नीचे आर्थिक तंगी में ही अपना जीवन गुजार देता है। इसका एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है मुरादाबाद का मशहूर पीतल उद्योग। 17वीं सदी में मुगलों के समय से शुरू हुई ये कला आज दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। आपको किसी विदेशी शोरूम में चमचमाता पीतल का बर्तन तो दिख जाएगा, लेकिन उस चमक के पीछे एक अंधेरा भी है। उन कारखानों के भीतर पिघली हुई धातु, जहरीले धुएं और भारी हथौड़ों के बीच कारीगर बहुत ही कठिन परिस्थितियों और बेहद कम दिहाड़ी पर काम करते हैं। मतलब उत्पाद जितना शानदार होता है, उसे बनाने वाले का जीवन अक्सर उतना ही संघर्ष भरा होता है। और ध्यान दीजिए, ये कहानी केवल मुरादाबाद की नहीं है, पूरे देश में यही हाल है। लखनऊ की बेहद नाजुक चिकनकारी को ही ले लीजिए। ये काम अक्सर घरों में बैठी महिलाओं द्वारा किया जाता है, जिन्हें इसके बदले ना के बराबर पैसे मिलते हैं।
बनारस में जिन जुलाहों ने दुनिया को मशहूर जरी ब्रोकेड दिया, आज वो सस्ती पावरलूम मशीनों से अपनी रोजी रोटी बचाने की जंग लड़ रहे हैं। और कश्मीर में एक असली पश्मीना शॉल पर बारीक सोजनी कढ़ाई करने में एक कारीगर को महीनों कभी कभी साल लग जाते हैं। वो शॉल दुनिया भर में लग्जरी का प्रतीक है, लेकिन क्या उस कारीगर को वो लग्जरी नसीब होती है? शायद कभी नहीं। लेकिन रुकिए, तस्वीर पूरी तरह से काली नहीं है। आजादी के बाद हालात बदलने शुरू हुए। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो नई सरकार को समझ आ गया था कि इन मरती हुई कलाओं को बचाना कितना जरूरी है। उन्होंने बहुत तेजी से कदम उठाए। 1948 की औद्योगिक नीति से लेकर 1952 में हस्तशिल्प पोर्ट बनाने तक कुटीर उद्योगों को फिर से खड़ा करने की कोशिश हुई। 1985 में सरकार हथकरघा आरक्षण अधिनियम लेकर आई ताकि बुनकरों को पावरलूम से बचाया जा सके। और 1999 में जीआई टैग अधिनियम आया, जो एक तरह से बनारसी साड़ी या पश्मीना जैसी चीजों को उनकी जगह की कानूनी पहचान और सुरक्षा देता है। इस पूरे रिवाइवल या पुनरुत्थान का श्रेय सिर्फ सरकारी कानूनों को नहीं जाता। इसके पीछे कुछ बेहद विजनरी लोगों का भी हाथ था, जैसे कमला देवी चट्टोपाध्याय। इन्होंने पूरे देश का कोना कोना घूमकर कारीगरों को इकट्ठा किया और उनके लिए नए बाजार बनाए। और पुपुल जयकर, जिन्होंने ये समझा कि अगर पुरानी कला को बचाना है तो उसे आज के मॉडर्न डिजाइन से जोड़ना होगा। इन्हीं कोशिशों का नतीजा था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन यानी NID जैसी संस्थाओं का बनना। इन लोगों ने गहराई से समझा कि शिल्प कोई पुरानी चीज नहीं, बल्कि भारत की धड़कन है। तो क्या आज सब कुछ ठीक है? चलिए आज के मॉडर्न युग की बात करते हैं, जहां लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज का कारीगर सच में एक दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ बड़े और डरावने खतरे हैं, जैसे मशीन से बनी सस्ती नकलें, बिचौलियों का लालच और नई पीढ़ी का इस पुश्तैनी काम को छोड़कर नौकरी के लिए शहरों में भाग जाना। लेकिन रुकिए, इसी डिजिटल युग ने नई जीवन रेखाएं भी दी हैं। आज कोई भी कारीगर सोशल मीडिया या ई-कॉमर्स के जरिए सीधे दुनिया भर के ग्राहकों से जुड़ सकता है। बिचौलियों की छुट्टी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी सरकारी योजनाएं और पूरी दुनिया में हैंडमेड चीजों की बढ़ती डिमांड एक बिल्कुल नई और मजबूत उम्मीद जगाती हैं। और यही सब हमें आज के सबसे बड़े और सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जरा सोचिए, आज के इस युग में जहां AI और बड़ी मशीनें चुटकियों में सब कुछ बना रही हैं, क्या वहां उस कला के लिए कोई जगह बचे भी जिसे सीखने में पीढ़ियां लग जाती हैं? वो कला जिसमें इंसान का स्पर्श, उसकी भावनाएं और असीम धैर्य शामिल है। अगली बार जब आप कोई पारंपरिक हैंडमेड चीज खरीदें तो खुद से जरूर पूछिएगा कि क्या आप सिर्फ एक सामान खरीद रहे हैं या सदियों पुरानी एक जीवित विरासत को सहेजने में अपना योगदान दे रहे हैं। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।